बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से हम मैटलैब के पास पेपर सॉल्व करेंगे और बेसिकली इस कोर्स का नाम है कंप्यूटेशनल फिज़िक्स 2। और क्योंकि इसमें हम मैटलैब यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको ज़्यादातर मैटलैब के नाम से ही जाना जाता है। तो इसके पास पेपर सॉल्व करेंगे आज से, और जो इसका पहला पास पेपर हम सॉल्व करेंगे वो 2014 का पास पेपर होगा। और ये एफिलेटेड कॉलेजेस के, पंजाब यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके पास पेपर्स हैं। तो 2014 का आज से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर 15, 16, 17 और 19 तक जितने भी पास पेपर हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव सिंपल एग्जांपल टू कैलकुलेट एन एवरेज ऑफ एन अरे। तो एक अरे हम लेंगे और उसकी एवरेज फाइंड करेंगे। तो मैटलैब में किस तरह से एवरेज किस तरह से फाइंड करते हैं, बेसिकली वो मेथड हमने इसमें इस शॉर्ट क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पे हमें नहीं बताया गया कि अरे हमने यूज़र से लेनी है, खुद से हमने अरे इनिशियलाइज़ करवानी है, या फिर जो है कंप्यूटर से हमने रैंडमली जनरेट करनी है। तो आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसके 3 बेसिकली मेथड हैं। एक तो आप कंप्यूटर से रैंडमली जनरेट कर लें, या आप खुद से अरे इसके अंदर जो है इनिशियलाइज़ करवा दें, या फिर आप यूज़र से ले लें। वो ऑप्शन होगी कि यूज़र उसमें अरे पुट करेगा। तो अगर जो है रैंडमली अगर हम जनरेट करें तो उसके लिए कमांड मैंने रैंडम नंबर्स जनरेट करने पर एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख लें, वहाँ से आपको उसका बिल्कुल पता चल जाएगा बेहतर। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो कुछ इस तरह से कमांड हमारे पास है। इसको मैं एक बार लिख लूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये मैंने एक कमांड यूज़ की 10 रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए, और वो मैंने स्टोर कर दिए ए में, और ये मेरे पास एक अरे बन गई। 1 से 100 के दरमियान में मैंने ये रैंडम नंबर जनरेट किए। बेसिकली रैंड की कमांड, RAND रैंड की कमांड जो है ये रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। और उसकी ब्रैकेट के अंदर अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 डायमेंशनल अरे हमारे पास होगी, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो 10 नंबर्स की अरे होगी। और यहाँ पे 100 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये रैंड की कमांड जो है हमारे पास ये रैंडम नंबर जनरेट करके देती है 0 से 1 के दरमियान में। और 100 से अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो 1 से 100 के दरमियान में, या 0 से 100 के दरमियान में आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देगी। और चूंकि ये रैंडम नंबर्स हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में आ रहते हैं, तो उसको नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ करने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो फिक्स की कमांड है। अगर 0.5 से बड़ी रकम होगी तो वो नियरेस्ट के करीब जो है वो राउंड ऑफ कर दी जाएगी आगे। मतलब अगर 2.6 है तो वो 3 हो जाएगा, और 2.4 है तो वो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको फिक्स की कमांड इस तरह से यूज़ होती है। अब एवरेज फाइंड करने के लिए जो हम एक कमांड यूज़ करते हैं वो मीन है, MEAN, मीन। और ब्रैकेट में आप अपनी अरे, जो भी आपने अरे जिससे भी डिक्लेयर की हुई है, ए मेरे पास यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है, ए में मैंने अरे स्टोर की हुई है, तो अरे के मीन ए लिखेंगे आप। तो उसमें एंटर करेंगे तो आपको उसकी वो एवरेज निकाल के दे देगा, या मीन निकाल के दे देगा। तो ये तो एक ये तरीका हो गया। एक और तरीका है, आप खुद से अरे ले लें। ये तो कंप्यूटर ने रैंडमली जनरेट करके दी, तो खुद से अरे किस तरह से मैटलैब में ले सकते हैं वो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो है इंटीजर्स को बंद कर दें या नंबर्स को बंद कर दें, तो वो आपके पास जो है वो एक अरे स्टोर हो जाएगी ए में। और इसकी भी मीन आपने लेनी है तो मीन, या एवरेज आपने लेनी है तो इसके लिए जो कमांड यूज़ होती है मीन ए, तो इसकी इसने मीन निकाल दी 24.1667। तो अब देखते हैं कि पेपर में आप इसको किस तरह से लिखेंगे। ये तो मेथड आपको पता चल गया कि मीन किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर आपने कंप्यूटर से रैंडमली जनरेट करनी है या खुद से अरे देनी है तो इस तरह से ये तो आपको पता चल गया। लेकिन पेपर में आपने किस तरह से इसको लिखना है, पेपर में लिखने के लिए ये मेरे पास सोल्यूशन एक मौजूद है। और ये गवर्नमेंट एमयू कॉलेज के उमर खताब एक स्टूडेंट रह चुके हैं, उन्होंने ये जो है सॉल्यूशन बनाया था। तो इसका PDF का क्रेडिट मैं उन्हीं को दूंगा। तो ये यहीं से मैं आपको बताऊंगा, और जो जो गलतियां होंगी वो बस मैं हाईलाइट करता जाऊंगा और आप इसको ठीक करते जाइएगा, इसको साथ साथ नोट करते जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट 1 है, आप इसको पेपर में भी बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। और ये मेथड जो लिखने का है वो इस तरह से ये लिखा हुआ है जिस तरह से M फाइल में हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं। तो M फाइल क्या है? M फाइल बेसिकली इस तरह से है कि हम एक तो कमांड विंडो में हम ये काम कर रहे हैं।
कमांड विंडो में हम ये सारा काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक हमारे पास होती है एम फाइल, जिसमें हम अपना पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, और ये बेसिकली एक ऐसी फ़ाइल बना के देता है जो सिर्फ उस प्रोग्राम के लिए वो फ़ाइल होती है। सिर्फ आप उस पर डबल क्लिक करें और जो है कंप्यूटर आपका प्रोग्राम रन करके आपको सिर्फ आउटपुट शो करता है, या यूज़र से जो इनपुट लेनी होती है वो लेता है। बाकी कमांड्स जितनी भी इसके अंदर हमने लिखी होती हैं वो उसको वो शो नहीं करता, वो सारी की सारी फाइल्स में सेव होती हैं। सिर्फ आउटपुट या फिर जो इनपुट लेनी होती है उसी से यूज़र को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इसको मैं यहाँ पे इस पहले प्रोग्राम को एम फाइल में आपको करके देता हूँ कि यहाँ से ही मैं ये जो भी हमारे पास इसका सलूशन है इसको मैं इसी के अंदर पेस्ट करके तो आपको एम फाइल के तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने परसेंटेज के दरमियान में जो कुछ भी लिखा होता है ये एज ए कमेंट डील होता है, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता, ये सिर्फ अपने लिए ही होता है कि आपने ऊपर लिख दिया कि ये मैं इसके लिए जो है सॉल्व करने जा रहा हूँ पेपर। तो ये बेसिकली हमारे पास कमांड है, और ये कमांड यूज़ की भी है हमने रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। तो इसमें जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो रैंडम नंबर्स वाला मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने ए फिक्स 100 मल्टीप्लाई बाय रैंड 1 7, मतलब 7 नंबर की अरे लेंगे हम 1 से 100 के दरमियान में। ये जो कमांड है ये काम करेगी, हमें रैंडम नंबर जनरेट करके देगी। और इसके बाद जो हमारे पास हमने क्या किया, जो भी हम मीन जो फाइंड करेंगे अपने जो हमारे पास इस कमांड से जो भी अरे आएगी उसकी मीन हमने जो है वो स्टोर कर दी अपने बी के अंदर मीन ए, जो भी हमारे पास मीन से आंसर आएगा इस अरे का वो हमने बी के अंदर स्टोर कर दिया। और इसके बाद हमने क्या करना है, अपने आउटपुट को शो करवाना है अपनी कमांड विंडो पे या फिर स्क्रीन पे। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो आमतौर पे ये एफ प्रिंट एफ ये कमांड यूज़ होती है। इसमें ब्रैकेट में इन कॉमास के दरमियान में जो कुछ भी आप लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट करेगा। जैसे ये लिखा हुआ है एवरेज ऑफ अरे इक्वल, यहाँ तक ये बिल्कुल एज इट इज़ जो है कमांड विंडो पे शो करेगा। और उसके बाद ये /n जो है ये काम करेगा कि यहाँ पे जो भी आउटपुट बराबर के बाद जो भी आउटपुट शो करेगा एवरेज, उसके बाद जो हमारा जो पॉइंटर है जो कर्सर है उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, ये इसके लिए लिखा हुआ है। और %f मतलब यहाँ पे आपका जो भी आप आउटपुट ये रखी हुई है आपने बी, ये यहाँ पे बराबर के बाद यहाँ पे वो शो करेगा। तो इसको भी मैं वहाँ पे इसको लिख देता हूँ। तो ये मैंने जो है एम फाइल के अंदर अपना ये प्रोग्राम लिख लिया। और अब अगर मैं इसको सिंपल रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, कमांड विंडो पे यहाँ पे मुझे इसको चला के दे देगा। तो मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, तो अब आपको इसको देखने में आसानी होगी। तो इसको मैं रन करूँगा, यहाँ से मैंने रन किया, पहले अपने एम फाइल को सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद इसने फ़ौरन से इसको चला के ऑटोमेटिकली एवरेज निकाल के मुझे दे दी। इसने रैंडमली नंबर जनरेट किए और मुझे ऑटोमेटिकली जो है निकाल के दे दी एवरेज। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर यहाँ से सेमीकोलन आप हटा दें तो फिर क्या होगा कि ये रैंडम नंबर्स की अरे आपको शो भी करेगा आउटपुट पे। तो रैंडम नंबर की अरे भी शो करेगा और फिर एवरेज भी शो करेगा। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास अरे आई ए इक्वल्स टू जो भी उसने अरे रैंडमली जनरेट की और फिर उसने नीचे उसकी एवरेज फाइंड करके दे दी। तो आप देखेंगे बाकी और कोई कमांड नहीं वो शो कर रहा। तो एम फाइल का ये फ़ायदा होता है कि जितनी भी कमांड्स आपने लिखी होती हैं वो उससे डील नहीं कर रहा होता, सिर्फ और सिर्फ आपको आउटपुट या इनपुट जो है वो कमांड विंडो पे शो करता है और वो आपका प्रोग्राम होता है। तो पेपर में आपने इसी तरह से लिखना है जिस तरह से आप यहाँ पे कमांड विंडो में अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं। कि आपने जो आप एम फाइल में जो अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप एक बार एम फाइल में पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं और फिर उसको सिर्फ रन करते हैं और आउटपुट आपको कमांड विंडो के ऊपर मिल जाती है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हुआ। आप बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, ये बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह से हम एम फाइल में अपना प्रोग्राम लिखते हैं। और ये शुरू में यहाँ पे ये जो साइंस हैं ये आप अगर चाहें तो लगा सकते हैं, अगर ना लगाएं तो तब भी इसमें कोई कुछ नहीं है, इसमें मसला नहीं है। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। और अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन में आपने सिंटैक्स लिखनी है और एग्जांपल लिखनी है। जो ये वर्डिंग इन्होंने दी हुई है, वाइल, लूप, DIFF और डीसॉल्व और GTEX, इनके सिंटैक्स लिखने हैं। तो वाइल चूँकि हमें पता है एक लूप की तरह काम करता है, तो इसका सिंटैक्स पहले देख लेते हैं। वाइल और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन इन्होंने लिखा हुआ है सोल्यूशन में, तो आप यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है कि वाइल, और यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि उस कंडीशन तक जो भी हमारे यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट होंगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो जो लूप है बार बार चलता रहेगा।
यहाँ पे वो कंडीशन आएगी और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट आप चलाना चाह रहे हैं, बार बार आप उसको लूप में चलाना चाह रहे हैं, वो आपके पास ये स्टेटमेंट होगी। इसे बॉडी भी अक्सर बोला जाता है, लूप की बॉडी यहाँ पे होगी। और एंड वो जो कीवर्ड है जो बताएगा मैटलैब को कि यहाँ पे आपका जो लूप है यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो ये बेसिकली सिंटैक्स है वाइल लूप का। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं आपको कोई भी प्रोग्राम देता हूँ कि आप 1 से 100 तक नंबर शो करें, तो वो लूप के थ्रू, आप वाइल लूप के थ्रू आप उसको शो कर सकते हैं। और उसको मैटलैब में हम देख लेते हैं कि मैटलैब में किस तरह से हम 1 से 100 या 1 से 10 तक के नंबर किस तरह से शो करते हैं। तो मैं कोई भी एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसको वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ 1 से। तो n=1 मैंने यहाँ पे ले लिया और इसके बाद फिर मैं वाइल लूप लगाऊंगा और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ n इज़ लेस और इक्वल टू 1। तो जब तक मेरे पास n जो है वन हम इसको 10 कर देते हैं कि 10 नंबर्स तक हम इसको शो करवाना चाह रहे हैं। तो जब तक n जो है मेरे पास 10 से लेस होगा तब तक ये मेरा लूप चलता जाएगा। और मैंने शुरू में मैटलैब को बता दिया कि n की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो मेरे पास 1 है। तो जब तक ये 10 से लेस होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, तब तक मेरा जो लूप है वो चलता रहेगा। और अब इसमें मैं कोई भी स्टेटमेंट अपनी लिख सकता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ या जो भी स्टेटमेंट मैं चाह रहा हूँ लूप में चलती रहे। तो मैं चूँकि नंबर ही शो करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक कमांड यूज़ करूँगा DISP। डिस्प्ले की जो स्टार्ट वाले जो स्पेलिंग्स हैं वो DISP, और यहाँ पे मैं n दरमियान में लिख रहा हूँ। तो ये n की जो भी वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करवाता जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट में, क्योंकि लूप चलाना मैंने, तो n 1 से स्टार्ट होगा पहली बार, वहाँ पे n की जगह पे आएगा 1। और n चूँकि 1 चूँकि लेस है 10 से, तो वो इसको डिस्प्ले करवा देगा। और नेक्स्ट टाइम जब लूप स्टार्ट होगा तो n की वैल्यू मुझे चेंज करनी है, मुझे 2 करना है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा n=n+1। तो चूँकि इसको मैंने n वाली इस स्टेटमेंट को मैंने आउटपुट पे शो नहीं करना, इसलिए इसके लास्ट पे सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं लूप को अपना एंड कर रहा हूँ। तो एंड जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा एंटर, तो ये इसने मुझे 1 से 10 तक नंबर शो कर दिए। और ये तो मैंने सारा काम कमांड विंडो पे किया। तो आपने प्रोग्राम इसी तरह से लिखना है जिस तरह से हम m फाइल में लिखते हैं। तो ये एक एग्जांपल होगी वाइल लूप की। तो इसको जो है आप पेपर में किस तरह से लिखेंगे, तो ये पहले तो आप सिंटैक्स इसका लिखेंगे कि वाइल लूप का सिंटैक्स ये है। तो यहाँ पे आप कंडीशन कर लें, नीचे स्टेटमेंट और एंड, और फिर एग्जांपल आप इसी तरह से देंगे कि आपने एक n=1 इनिशियलाइज़ कर दिया, ऊपर n को कोई भी वेरिएबल लेके वाइल, और फिर यहाँ पे आगे आप यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ब्रैकेट्स में आपने कंडीशन लगा दी कि n=<=100, और फिर डिस्प्ले जो भी आपने स्टेटमेंट डिस्प्ले करनी है वो, और फिर इंक्रीमेंट जो है आपने जितना करवाना है वो इंक्रीमेंट, और फिर एंड। तो ये इसकी एग्जांपल है। ये 1 से 100 तक जो है आपको नंबर शो करके देगा। तो सेकंड पे हमारे पास जो था इसके बाद वो था DIFF। तो डिफ्रेंसिएशन, हमें जो ये कमांड है ये बेसिकली 2 तरह से काम करती है। एक तो ये डेरिवेटिव लेके देती है, जो भी आपके पास इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव जो है अभी इससे फाइंड कर सकते हैं। और एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अरे कोई मौजूद है तो अरे के जो बिल्कुल उसके जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं अरे में, उनका आपस में डिफरेंस भी लेके देती है। तो ये 2 तरह से काम करती है, इसको अभी हम देखेंगे। तो इसका सिंटैक्स पहले देख लें। तो सिंटैक्स इसका इसी तरह से लिखा जाता है DIFF। तो इस जो भी यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट होगी, या अगर ये हमारे पास अरे है तो इसी का वो जो है जो कंसेक्यूटिव जो भी साथ वाले एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनका जो है वो डिफरेंस लेके देगी। एडजेसेंट एलिमेंट्स बेसिकली मैंने इसको बोलना था। तो जो भी एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस वो लेके देगी हमें। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो सिंटैक्स, अगर इसका प्रॉपर सिंटैक्स मैं आपको बताऊं तो वो DIFF और ब्रैकेट में यहाँ पे कैपिटल X या कोई भी आप ले लें, A ले लें, और कोमा, और यहाँ पे X। तो A जो है ये रिप्रेजेंट करेगी कोई भी इक्वेशन आपके पास है, और X रिप्रेजेंट करेगा कि इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आपने इसका डेरिवेटिव लेना। तो ये सिंटैक्स कंप्लीट हो जाएगा डेरिवेटिव के एतबार से। और अगर आपके पास अरे वाला जो मैं मामला बता रहा हूँ वो हो, तो अगर यहाँ पे मैं एक अरे ले लेता हूँ, अरे में मैंने 1 5 2 8 9 ये मैंने नंबर्स ले लिए अरे के अंदर। और अगर इसके ऊपर अगर अब मैं ये कमांड लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि DIFF और A, इसको जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो इसने मुझे कुछ आउटपुट दी। और आउटपुट ये क्या है, ये 5 में से 1 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 4,
फिर 2 में से 5 माइनस करें, आपके पास आ जाएगा -3। 8 में से 2 माइनस करें तो 6, 9 में से 8 माइनस करें और 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये इसने काम किया इस कमांड ने कि जो भी एडजेसेंट एलिमेंट है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है अरे में, उसमें से पहले वाले एलिमेंट को माइनस करके आपको आंसर निकाल के दे रहा है। तो एक तो ये इसका जो है काम है इस कमांड का। एक और इसका काम है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव आपने लेना है। तो अब उसको देख लेते हैं हम। अगर DIFF और यहाँ पे अब मैं कोई भी इक्वेशन लिख लेता हूँ। x का स्क्वायर ले लिया मैंने प्लस 2। तो अगर मेरे पास ये एक इक्वेशन है, इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसको मैं एंटर करूँगा तो ये आप देख सकते हैं इसने सिंपली इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लिया। अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो 2x आ जाएगा, 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आंसर में इसने आपको ये डेरिवेटिव लेके दे दिया। तो इस तरह से इसके दो तरह से आप इसको लिख सकते हैं। एक तो ये सिंटैक्स भी ठीक है, और ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको डेरिवेटिव के अतबार से इसका सिंटैक्स लिखें, कॉमा, और जो मैंने ये स्टार्ट में आपको बताया कि आप इसका सिंटैक्स इस तरह से लिखेंगे कि DIFF और फिर कैपिटल A, X आप लगा देंगे तो ये आपके पास इसका कंप्लीट सिंटैक्स होगा कि A यहाँ पे कोई भी इक्वेशन होगी और जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है वो आप यहाँ पे लगाएंगे, और ये इसका कंप्लीट सिंटैक्स है। तो इसका सिंटैक्स हो गया। अब इसकी जो एग्जांपल है, एग्जांपल वही आप अरे वाली एग्जांपल दे सकते हैं या फिर आप दूसरी जो डेरिवेटिव वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं। अगर आपने सिंटैक्स डेरिवेटिव का लिया तो फिर सिंटैक्स के एतबार से फिर आप एग्जांपल भी डेरिवेटिव वाली ही देंगे। तो आप इस तरह से ये वाली जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर तक आप ये भी जो है इसका एग्जांपल इसकी लिख सकते हैं। इसके बाद डीसॉल्व। तो डीसॉल्व बेसिकली कमांड है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। तो इसमें इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि डीसॉल्व ब्रैकेट में यहाँ पे आप वो चीज़ लिखते हैं, वो इक्वेशन लिखते हैं जिसको आपने सॉल्व करना है, और यहाँ पे आप लिखते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट से आपने इसको सॉल्व करना है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो जो आपके पास इसका फिर आंसर आएगा वो इसको डेरिवेटिव इक्वेशन का डेरिवेटिव आपको लेके देगा। तो इसको भी आप इस तरह से, ये सिंटैक्स हो गया, और नीचे आप सिंटैक्स को एक्सप्लेन करने के लिए वर्डिंग भी लिख सकते हैं, और एग्जांपल आप जो भी आप एग्जांपल देना चाहें वो आप दे सकते हैं। और एग्जांपल मैं बता दूं कि ये जो एग्जांपल लिखी हुई है ये थोड़ी सी इसमें जो है लॉजिकल, इसका जो सिंटैक्स एरर इसमें आएगा। मैं आपको यहाँ पे बेटर तरीके से बता देता हूँ कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो डीसॉल्व, ये मैंने कमांड ली डीसॉल्व, और यहाँ पे इनकी अगर मैं इक्वेशन देखूँ तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे आपको एक अलग से इक्वेशन लिख के उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कैपिटल डी जो हम यूज़ करते हैं वो डेरिवेटिव के लिए कैपिटल डी यूज़ करते हैं। कैपिटल डी लिखा मैंने, और इसके साथ अगर मैं वाई लिख दूँ तो इसका मतलब ये है कि वाई का डेरिवेटिव लिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं अगर लिखूँ यहाँ पे +2, और इतनी इक्वेशन अगर मैं ले लूँ, और फिर मैं साथ में वेरिएबल लिख दूँ एक्स के रिस्पेक्ट से जो है हमारा ये डेरिवेटिव लिया गया है। जो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस इक्वेशन में वो एक्स है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मेरे पास वो ये वाई है। तो अगर मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो अभी इसने यहाँ पे एरर दे दिया। एक प्रॉब्लम थी इसको लिखने में, हमने कुछ गलती की है। इसको बेसिकली इस तरह से लिखेंगे डीसॉल्व और ब्रैकेट, और इसको कोमा में लिखेंगे हम यहाँ पे कैपिटल DY और फिर +2 इस तरह से। और फिर जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको भी कोमा में ही हम लिखेंगे, और यहाँ पे x और ब्रैकेट। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये इसने मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके दे दिया। तो बेसिकली ये इक्वेशन जो है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। और अगर मैं अब आपको ये यहाँ से बताऊँ कि इस इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है, तो इसको हम यहाँ पे अपने मैटलैब में देखते हैं। तो ये सेम वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे पेस्ट की, और इसको एंटर में करूँगा तो ये नहीं चल रहा, और ये मुझे एरर दे रहा है कि ये जो यहाँ पे इक्वल के साइन यहाँ पे यूज़ हुए हुए हैं, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर मैं यहाँ से एक इक्वल का साइन ख़त्म कर देता हूँ और फिर अब इसको रन करता हूँ तो अब ये चल जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से हम ये डबल इक्वल नहीं यूज़ कर सकते, सिंगल इक्वल यूज़ कर सकते हैं, और फिर आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आपको सॉल्व कर देगा। और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो s लिया हुआ है। तो ये बेसिकली सिर्फ इसमें ये इक्वल के साइन की गलती है, बाकी ये बिल्कुल ठीक है। आप इसको एज इट इज़ अपने पेपर में लिख सकते हैं।
इसके पास जी टेक्स का जो हमारे पास है कमांड है, इसको किस लिए यूज़ करते हैं। इसको कोई भी आप ग्राफ आपने प्लॉट किया हुआ है, वहाँ पे आप कोई भी वर्डिंग लिखना चाहते हैं, कोई भी आपके पास कर्व है, उस कर्व के साथ आप कुछ ना कुछ लिखना चाहते हैं वर्डिंग, तो वो आप शो करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इस कमांड को यूज़ करते हैं। तो जी टेक्स कमांड है, और यहाँ पे आप इन कॉमास में जो कुछ भी लिखते हैं वो बेसिकली एज इट इज़ आपके ग्राफ के ऊपर जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वो बेसिकली ऑप्शन देता है कि ग्राफ में आप कहाँ पे इसको लिखना चाह रहे हैं इस वर्ड को, तो आप जो है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा वो उस पॉइंट के ऊपर वहाँ पे आ जाएगा और वो ग्राफ के ऊपर वैसे शो होगा। आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी जो है एक से ज़्यादा कर्व हैं तो हर कर्व को डिफरेंट नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो जनरलाइज सिंटैक्स है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जी टेक्स और फिर ब्रैकेट्स के अंदर एक से ज़्यादा आप नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 मतलब कोई एक आप नाम यहाँ पे रखेंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो वो सारे के सारे आपको ऑप्शन देगा, पहली, दूसरी, तीसरी के जहाँ जहाँ पे भी आप जो जो नंबर लिखना चाहते हैं वहाँ पे। तो इसको अभी एग्जांपल से देखेंगे। तो बेसिकली यही एग्जांपल मैं यहाँ पे जो यहाँ पे एग्जांपल है इसी को मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो यही हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, मुझे लिखनी नहीं पड़ेगी दोबारा से। तो ये मैंने x की वैल्यू ले ली और फिर साथ ही y की वैल्यू मैं ये ले लूँगा, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, और फिर z की वैल्यू भी मैं इसी से ले लूँगा, तो ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई। और अब हमने क्या करना है, बेसिकली ये ग्राफ के ऊपर चूँकि ये जो ये हमारी कमांड है यूज़ होती है, तो हमें एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैं x y z इनको प्लॉट कर लेता हूँ। तो ये मैंने जो है यहाँ पे ग्राफ को एंटर किया, तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस कर्व को कुछ ना कुछ नाम दूँ या इस कर्व को कुछ अलग से नाम दूँ, जो मैं खुद से लिख के मैं या यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ इस जगह पे, तो वो उसके लिए जो कमांड अब मैं यूज़ करूँगा वो जी टेक्स्ट की कमांड होगी। और लेबल आप देना चाहें तो दे लें, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट अपनी इस कमांड को यूज़ करेंगे हम। तो मैटलैब में इसको मैंने यहाँ पे ये रखा, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें ये फ़ौरन से ग्राफ मेरे पास आ जाएगा, और ग्राफ के ऊपर जैसे ही मैं अपना ये पॉइंटर लेके आऊँगा तो ये मुझे अब कुछ ऐसे जो है लाइंस सी शो हो रही हैं। तो जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा, जैसे अगर मैं इस ग्राफ को ये नाम देना चाह रहा हूँ जी फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये देखिए यहाँ पे जो भी मैंने जी टेक्स्ट में यहाँ पे कॉमर्स में लिखा हुआ था वो यहाँ पे मेरे पास आ गया। अगर आप इसी तरह से जो है यहाँ पे इसको कुछ और लिख देते हैं इसकी जगह पे, तो कैपिटल ए स्मॉल ए अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ, तो ये बेसिकली अब स्मॉल ए को आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस मकसद के लिए ये यूज़ होता है जी टेक्स्ट। तो ग्राफ के ऊपर कोई भी आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो ये जी टेक्स्ट बेसिकली ग्राफ, जी से ग्राफ और टेक्स्ट जो है वर्ड, कोई भी आप राइटिंग लिखना चाह रहे हैं तो ये एग्जांपल आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और सिंटैक्स बेसिकली आप इसका इस तरह से लिखेंगे। तो ये सिंटैक्स कंप्लीट हो गए हमारे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है इसके मज़ीद 4 पार्ट है हमारे पास। टू जनरेट एंड प्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जनरेट करने हैं और उसको प्लॉट करना है। तो उसके लिए भी मैं जो जनरेट करने के लिए रैंडम नंबर ही जनरेट करेंगे हम, तो उसके लिए भी आपको मैंने ये जो रैंडम नंबर जनरेट करने वाली वीडियो है वो आप लाजमी देख लें। और कम्प्लेक्स नंबर अगर आपने जनरेट करने हैं तो हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो बेसिकली किस तरह के होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होते हैं, इसको मैं अगर क्लियर कर लूँ तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हमें पता है कि a प्लस आयोटा b इस फॉर्म के हमारे पास जो है कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, a भी जनरेट करना पड़ेगा रैंडमली, आयोटा, और फिर साथ में यहाँ पे b भी जनरेट करना पड़ेगा। तो मैटलैब जो है आई वर्ड को अगर सिंपल आई आपने लिखा हुआ तो उसको आयोटा ही कंसिडर करता है। तो b के साथ आप आई लिख दें तो वो उसको आयोटा कंसिडर करेगा। इस तरह से हमने रैंडम नंबर जनरेट करने हैं और उसको प्लॉट भी करना है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए जो हमारे पास मैंने वीडियो इसके ऊपर जो बनाई है उसमें रैंडम नंबर जनरेट करने का तरीका भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली यही कमांड हम पूरी यूज़ करेंगे। इस कमांड को मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कमांड बेसिकली कर क्या रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए में रैंडम नंबर स्टोर करेगी कितने, यहाँ पे हमने रैंड के अंदर ये लिखा हुआ है 10, तो 10 रैंडम नंबर हमें शो करके देगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है वो मेरे पास ए है, रियल पार्ट इसका,
और ये मेरे पास बेसिकली आयोटा है, यहाँ पे इन्होंने कैपिटल लिखा है, आप स्मॉल लिख लें ताकि आई से आपको आयोटा पता चल जाए। आयोटा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बी पार्ट है। तो फिक्स की कमांड लगाई हुई है ताकि हमें हमारे पास इंटीजर्स की फॉर्म में ही हमारे पास आंसर रहे। और अगर आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो 10 कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास 10 कम्प्लेक्स नंबर आ गए, 0 इसका रियल पार्ट प्लस 4 आयोटा, 4 इसका कम्प्लेक्स पार्ट है। इसमें यहाँ पे 4 रियल पार्ट है, 2 आयोटा, 2 रियल जो इसका 4 रियल पार्ट है और 2 इसका कम्प्लेक्स पार्ट है। इस तरह से ये 10 नंबर्स इसने जनरेट करके दे दिए। अब आप अगर इसको चाह रहे हैं कि प्लॉट करें तो प्लॉट के लिए आप सिंपल प्लॉट ए, तो जैसे ही आप ये करेंगे प्लॉट ए तो आपके पास वो जो है उसको प्लॉट करके दे देगा। तो यहाँ पे मैंने भी ए ही लिया हुआ, तो PLOT प्लॉट और फिर ए स्मॉल लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये इसने जो भी आपके पास इसने रैंडमली जनरेट किए हुए हैं उनको प्लॉट करके दे देगा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो रियल पार्ट इसका 0 है और कम्प्लेक्स पार्ट 4, तो 0 4 ये आपके पास पॉइंट आ गया। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये आपके पास पूरा ग्राफ बना के इसने दे दिया। तो ये आपके पास था नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको इसी तरह से आप लिख सकते हैं। ये पूरी कमांड है जो कि रैंडमली नंबर जनरेट करके दे रही है प्लॉट ए, और टाइटल भी आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसका उन्होंने नहीं बोला कि आप टाइटल दें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक भी अगर आप ये 2 स्टेटमेंट्स भी लिखते हैं तब भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गिव वन एग्जांपल टू डू पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है मैटलैब में कोई भी एक एग्जांपल के थ्रू। तो इसके लिए भी आप जो अभी ऊपर हमने एक सिंटैक्स भी डिफ़ाइन किया DIFF, तो इससे जो है आप डिफ की कमांड लगा के आप इसका डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने करनी है। तो जाहिर बात है आपके पास इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होने चाहिए। तो आप कोई ऐसी इक्वेशन ले लें जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों, जैसे ये इक्वेशन x⁴ प्लस x इंटू वाई प्लस 3x² माइनस y²। तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं आपके पास x और y। तो इसमें से आप x का विद रिस्पेक्ट टू y ले लें डेरिवेटिव और y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लें, तो वो आपके पास जो होगा वो फिर वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा उसका। या इनका डेरिवेटिव आप x का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले लें, y को कांस्टेंट डील करें और फिर इस तरह से आप उसके डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू में SYMS लिखा हुआ है सिम्स XY, ये बेसिकली यही शो कर रहा है कि जो आगे काम आप करने जा रहे हैं उसमें x और y एज ए वेरिएबल्स यूज़ होंगे। तो ये x और y को ऊपर यहाँ पे डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया। तो यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ। तो आप स्टार्ट में डेरिवेटिव्स अगर आपने लेने हैं तो स्टार्ट में आप SYMS लिख दें और जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको एक ही बार में आप लिख सकते हैं। तो वहाँ पे पेपर में ये सॉल्यूशन में 2 बार लिखा हुआ है, आप एक बार इसको लिख सकते हैं। उसके बाद मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसी स्टेटमेंट को, और इसको हम यहाँ पे रन कर देते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये डॉट और ये पावर लगाई हुई है, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके पास यहाँ पे अरे हो, किसी भी अरे की पावर आपने लिखनी हो तो फिर आप डॉट और फिर ये हैट वाला यूज़ करते हैं। तो अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें से ये डॉट भी नहीं लगाइएगा। इसके बाद हमारी ये जो कमांड है इस कमांड को हम लिख लेते हैं। तो ये बेसिकली कमांड वही जो सिंटैक्स हमने पहले पढ़ा है कि यहाँ पे वो इक्वेशन, ये हमारे पास x में स्टोर है इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हो गई और विद रिस्पेक्ट टू जिसके डेरिवेटिव लेना है वो यहाँ पे आप रखेंगे और एंटर करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो x का डेरिवेटिव अगर आप देखें तो x का ये इसका x⁴ का डेरिवेटिव 4 शुरू में और x⁴ हो गया, और फिर यहाँ पे x इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y आपके पास आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1। तो ये बेसिकली इसने डेरिवेटिव लेके आपको इसका दे दिया। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसका बी पार्ट भी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सी पार्ट, टू फाइंड रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया और इसके आपने रूट फाइंड करने हैं। तो पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, x³ प्लस 6x² माइनस 21x प्लस 290। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है और इसके रूट आपने फाइंड करने हैं। तो बेसिकली आप किस तरह से इसके पॉलिनोमियल किस तरह से फाइंड करते हैं, हम करते इस तरह से कि जो पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखते हैं कि वो इसकी जो पावर है वो ज़्यादा से कम की तरफ इसको पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं पहले, और फिर इसके कोफिशिएंट को एज ए अरे स्टोर करते हैं मैटलैब में, और फिर उस अरे के ऊपर हम एक कमांड लगाते हैं। उस कमांड से हम जो है इसके पॉलिनोमियल के रूट फाइंड कर देते हैं, और उस कमांड का नाम है रूट्स, ROOTS रूट्स।
ऑफ अरे के फॉर्म में हम पहले इसके कोफिशिएंट स्टोर करेंगे और फिर उसका हम जो है रूट फाइंड कर लेंगे। तो आपने करना क्या है, जो सबसे बड़ी पावर वाला जो आपके पास है जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो पहले लिखना है। उसके बाद उससे कम वाला, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बड़ा है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो आपने 1 लिख दिया। इसके बाद एक्स स्क्वायर है तो उसका कोफिशिएंट 6 है, आपने 6 लिख दिया। अगर एक्स स्क्वायर ना होता और उसके बाद एक्स ही होता तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट मतलब है 0, फिर आपको यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। तो इसकी भी एक आधी एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसी को एक बार हम सॉल्व करेंगे मैटलैब में और दूसरी बार हम कोई अपनी तरफ से ले लेंगे। ये मेरे पास एक अरे होगी और इसकी इसी के रूट अगर हमने फाइंड करने हैं तो रूट्स ऑफ पी, तो एंटर मैं करूँगा तो ये इसने मुझे 3 रूट इसके निकाल के दे दिए, 2 कम्प्लेक्स रूट हैं और एक रियल रूट है। तो ये 3 रूट इसके निकाल के दे दिए। अगर मैं अब कोई इस तरह से ले लूँ कि मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, मैं एक्सप्रेशन अपनी तरफ से कुछ ले लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक्स क्यूब और फिर प्लस 2x और प्लस 3, ये मैंने अपनी तरफ से कोई भी एक पोलिनोमियल ले लिया। इसके अगर आपने रूट फाइंड करने हैं तो इसको भी सबसे पहले हम अरे में स्टोर कर लेंगे a इक्वल्स टू, तो इसका आप देखें जो हाईएस्ट पावर है 3 है, एक्स रेज़ टू पावर 3, इसका कोफिशिएंट 1 आ गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद एक्स, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 2 है तो 2 लिख दिया। उसके बाद जो कांस्टेंट है हमारे पास वो 3 है तो इसको 3 लिख दिया। ये हमारे पास अरे आ गई। अब इसके रूट फाइंड करने हैं, RWTS रूट्स और a, तो इसके रूट इसने ये हमें इसके 3 रूट निकाल के दे दिए। इसका भी एक रियल और 2 कम्प्लेक्स रूट है, तो इस तरह के भी इसने हमें रूट निकाल के दे दिए। तो इस तरह से हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो आपको पता है कि क्यूब की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है तो 3 रूट आने वाले हैं। जितनी हाईएस्ट पावर होती है पोलिनोमियल की उतने ही रूट्स आते हैं। तो यहाँ से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि 3 रूट हमारे पास आ गए। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें सी पार्ट हो गया। इसके बाद डी पार्ट 2, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया आपने फाइंड करना है, तो रेडियस आपको यूज़र से लेना पड़ेगा। टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस फ्रॉम ए यूज़र। तो एक सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर है, तो वो कमांड यूज़ होगी, वो इक्वेशन यूज़ होगी, और रेडियस आपने यूज़र से लेना है। तो ये किस तरह से आपने लेना है, तो इसके लिए भी आप ऊपर लिख सकते हैं कि आप ये वाला प्रोग्राम लिख रहे हैं तो परसेंटेज के साइंस में आप ये इस तरह से लिख सकते हैं। और इनपुट किस तरह से आपने लेना है, आप ये एक इस तरह से कमांड लिखेंगे R इक्वल्स टू इनपुट। जब आप इनपुट लिख देंगे तो उसके बाद जो अगर आप उसके बाद कुछ नहीं भी लिखते तो ऑटोमेटिकली जो मैटलैब है यूज़र से इनपुट लेगा और जो भी यूज़र इनपुट देगा वो R में उसको स्टोर कर देगा। और फिर जहाँ जहाँ पे भी आगे नेक्स्ट R यूज़ होगा वहाँ पे वो वैल्यू ही R की वो कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, R इनपुट और ब्रैकेट में हमने कोमा के अंदर लिखा हुआ है कि एंटर रेडियस वैल्यू। तो वो एज इट इज़ जो यहाँ से लेके इतना पार्ट मेरे पास जो होगा, ये अगर मैं इसको मैटलैब में लिखूँ तो आप देखें इसको मैंने एंटर किया तो इतना मैंने लिख के एंटर किया तो मैटलैब ने मुझे आउटपुट में दिया एंटर रेडियस वैल्यू, कि मैं रेडियस दूँ जो भी देना चाह रहा हूँ। जो भी यूज़र होगा उसको वो ये मैसेज देगा कि आप रेडियस एंटर करें। तो मैंने रेडियस रख दिया 2 और एंटर प्रेस कर दिया। ये R में स्टोर हो गया, ये 2 की वैल्यू इधर R के पास स्टोर हो गई। और फिर नेक्स्ट आपके पास आपने एरिया चूँकि कैलकुलेट करना है तो एरिया के लिए यही कमांड यूज़ होगी, एरिया पाई R स्क्वायर, तो पाई इंटू R कर देंगे आप, तो वो बेसिकली आपको एरिया ही कैलकुलेट करके देगा। या आप R स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हैट लगा के स्क्वायर। और पाई मैटलैब में PI वर्ड को वो बिल्ट इन इसके अंदर जो ये है फंक्शन है वो इसको पाई ही कंसिडर करेगा। एंटर दबाएंगे तो ये इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली एरिया, चूँकि सेमीकोलन लगा था इसलिए इसने एरिया शो नहीं किया। तो अगर मैं इसका सेमीकोलन हटा देता हूँ तो आप देखें ये एरिया इसने फ़ौरन से मुझे शो कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका जो डी पार्ट है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहें तो सेमीकोलन हटा दें और फ़ौरन से आपके पास आउटपुट आ जाएगी, और चाहें तो आप अलग से भी लिख सकते हैं कि डिस्प्ले एरिया ऑफ सर्कल, पहले वो ये शो करेगा एरिया ऑफ सर्कल इस तरह से लिखा हुआ आएगा और फिर वो नेक्स्ट लाइन में एरिया शो करेगा। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। जितना आप अच्छा लिखना चाहें उतना ज़्यादा बेटर है, वरना ये 2 लाइनों में आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका हुआ है।
इसके बाद थर्ड जो इसका जो ई पार्ट है वो है कि ये आपने इंटीग्रेशन करनी है साइन एक्स की। तो यहाँ पे जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो ट्रेपिज़ाइडल रूल यूज़ करके हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, इसकी जो 0 से पाई तक की लिमिट है उसको डिवाइड कर देंगे 10 पार्ट्स में, और फिर हर वैल्यू को हम साइन में पुट करते जाएंगे और उससे जो भी वैल्यूज़ आती जाएंगी उसको हम वाई में स्टोर कर देंगे, और फिर एक कमांड लगाएंगे ट्रेपिज़ाइडल रूल की कमांड, और उससे हम इंटीग्रेशन इसकी करेंगे। और इसको मैं एज इट इज़ जो है मैटलैब में करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ से अच्छा इसको ये अच्छे से कॉपी नहीं कर रहा तो मैं इसको लिख लेता हूँ x इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x इक्वल्स टू 0 से पाई तक है आपके पास तो 0, और यहाँ पे मैंने लगाया कॉलन, और यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे वो इंक्रीमेंट देना होता है कि कितने इंक्रीमेंट कितने का करवाएं हम, तो पाई, और इसको चाहे तो 10 की भी आप इसको 100 टाइम डिवाइड भी कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे पाई। तो बेसिकली ये क्या करेगा, पाई की वैल्यू को हमारे पास 100 पे डिवाइड करके हमें दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा, एंटर करूँगा, तो ये मुझे 100 बार इसको डिवाइड करके पाई को 0 से स्टार्ट करेगा, और जो भी पाई डिवाइड बाई 100 जो भी आएगा उसको उतना इंक्रीमेंट करवा के मुझे 100 वैल्यूज़ तकरीबन जो है पाई की पाई तक जाने की वैल्यू को वो दे देगा। तो ये मेरे पास एक अरे की फॉर्म में x में स्टोर हो गया। अब इस x की वैल्यूज़ जो हैं वो हम साइन में रखते जाएंगे, और वो फिर हमारे पास जो है उसका आंसर आता जाएगा y इक्वल्स टू साइन x। तो यहाँ पे मैं सिंपल कर दूंगा y इक्वल्स टू साइन x। तो इसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आउटपुट में मुझे शो ना करे, अपने पास स्टोर कर ले। और फिर ये फार्मूला हम यहाँ पे जो हमारी कमांड है ट्रैप z, तो बेसिकली ये ट्रेपिज़ाइडल की जो हमारे पास कमांड है, इसको अगर मैं एंटर करूँगा तो ये इसने मुझे इसकी इंटीग्रेशन का आंसर निकाल के दे दिया 1.9998। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 100 पे डिवाइड किया, इन्होंने 10 पे डिवाइड किया हुआ। अगर मैं 10 पे डिवाइड करता हूँ तो फिर क्या होगा, तो फिर देखते हैं। अगर मैं 10 पे डिवाइड करता हूँ तो मैंने इसको 100 की बजाय 10 पे कर दिया, और फिर अच्छा मैं इसके आगे सेमी कॉलन लगा देता हूँ ताकि बार बार आउटपुट हमारे पास ना आए। तो मैंने सेमी कॉलन इसके आगे लगा दिया, ये अब मेरे पास इसमें x में स्टोर हो गई। और अब मैं देखता हूँ कि अब मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा। तो y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। अच्छा ये मिस हो गई। तो इसके बाद मेरे पास आएगी ट्रेपेज़ॉइडल की जो है इक्वेशन, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो अब आप देखें 1.98 पहले आया था, 1.999 समथिंग कुछ इस तरह से 1.998 आया था, अब आया 1.9835। तो ये ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप वैल्यू से डिवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा वो अच्छी आपको अच्छा आंसर निकाल के देगा, उतनी अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा बेटर होगी। तो ये हमारे पास इस मेथड से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो है इसके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और फिर ये हमारा 2014 का जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। 2014 का जो पास्ट पेपर